प्यारे बच्चों, बाजार में आए हुए गेस्ट पेपर के आधार पर आप लोगों को क्लास 12 का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं सेट बाय सेट, जिसमें से आज हम लोग भूगोल के सेट 5 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। और भी विषय के यदि आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने वहां विषय वार बना के रखा है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग। दूसरा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कोको। तीसरा है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो 1998 में। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है आपका छत्तीसगढ़ में। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 2/3 भाग। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो पर्यटन। मसाई क्या है? तो एक जनजाति है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 29। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखीय। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो पटना। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो आवास। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? तो यह हो जाएगा आपका पटना। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। अंकलेश्वर क्षेत्र है तो गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालयी अध्यापन। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। प्रतीक और अपक कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1933। निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। यहाँ शुष्क हो जाएगा, शुष्क कृषि में गन्ना। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? गेहूं। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है? तो पेरी क्षेत्र में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। झील के चारों ओर बसा, यहाँ बसा हो जाएगा, बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार में। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात रखने वाले देश का नाम लिखिए। तो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप का लैटविया देश। फिर है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रसदार खट्टे फलों की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता। अगला है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि लौह इस्पात उद्योग पर अन्य सभी उद्योग निर्भर रहते हैं। फिर है, चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया जाता है। फिर अगला है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन काल में चीन से रोम के मध्य 6000 किलोमीटर व्यापारिक मार्ग विकसित था, जिसके द्वारा चीन के रेशम तथा रोम के ऊन एवं कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम की प्रधानता के कारण ही यह मार्ग रेशम मार्ग कहलाता था। अगला है, फुटकर व्यापार सेवा क्या है? तो फुटकर व्यापार सेवा एक क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का विक्रय सीधे उपभोक्ताओं को किया जाता है। इसमें अस्थायी खुदरा दुकानें, फेरी वाले, ठेले वाले, द्वार से द्वार, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट इत्यादि शामिल है।
अंश निर्धारण क्या है? तो सीमा शुल्क लगने के बाद भी जब विदेशों से सस्ते माल का आना कम नहीं होता तब अंश निर्धारण या कोटा प्रणाली की नीति अपनाई जाती है। इसके लगने के बाद किसी वस्तु के आयात की एक उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है और इससे अधिक माल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगला है आयु लिंक पिरामिड क्या है, व्याख्या करें। तो जनसंख्या के आयु लिंक पिरामिड का तात्पर्य विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और स्त्रियों की संख्या से है। किसी भी पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में बाईं तरफ पुरुषों तथा दाईं तरफ स्त्रियों की प्रतिशत जनसंख्या को दिखाया जाता है। मूलतः पिरामिड के आकार का होने के कारण आयु लिंग आरेख को पिरामिड कहा जाता है। ऐसा पिरामिड अल्प विकसित देशों में पाया जाता है जहां उच्च जनधन के कारण निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक तथा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण उच्च आयु वर्ग की संख्या कम होती है, जैसे मैक्सिको एवं बांग्लादेश तथा भारत का आयु लिंग आरेख। दूसरी तरफ विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होने के कारण यह पिरामिड घंटी नुमा आकृति का हो जाता है जो स्थिर जनसंख्या को दिखलाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंक पिरामिड जब स्वास्थ्य सुविधाओं में उच्च स्तरीय सुधार के कारण विस्तार होता है तब जन्म दर और मृत्यु दर पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है, जिससे वहाँ जनसंख्या स्थिर या फिर ह्रासमान यहाँ हो जाएगा ह्रासमान हो जाती है। ऐसे विकसित देशों के आयु लिंक पिरामिड का आधार संकीर्ण एवं शीर्षेंडाकार होता है, जैसे जापान का आयु लिंक पिरामिड। आयु लिंक पिरामिड विकसित और विकासशील देशों में अलग अलग आकार का होता है जो विभिन्न स्तर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाता है। अगला है जल मार्ग की मुख्य विशेषता क्या है? तो पहला है यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जिसके लिए मार्ग नहीं बनाना पड़ता है। दूसरा, इसके द्वारा भारी और बृहद परिमाण के सामान कम लागत में ढोए जाते हैं। तीसरा, इसके अंतर्गत नहर मार्ग बन जाने से दो स्थानों को बीच की दूरी में उल्लेखनीय कमी आई है। अगला है आंतरिक पतन एवं बाह्य पतन के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो स्थिति के आधार पर जब कोई पतन समुद्र तट से दूर किसी नदी या नहर के तट पर स्थित होता है तो तब उसे आंतरिक पतन कहा जाता है, जैसे हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह। फिर दूसरी ओर जब कोई पतन मुख्य पतन से दूर बड़े बड़े जहाज़ों के लिए बनाया जाता है तब इसे बाह्य पतन कहा जाता है। यूनान में एथेंस का बाह्य पतन पिरेइयस इसका सटीक उदाहरण है। अगला है भारत में प्रवास के मुख्य कारणों का वर्णन करें। तो भारत में प्रवास काफ़ी प्राचीन काल से चली आ रही एक प्रक्रिया है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। वर्तमान समय में भारत में प्रवास के प्रमुख कारण है। पहला, रोजगार प्राप्ति हेतु प्रवास। दूसरा, विवाह उपरांत प्रवास। फिर शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रवास। फिर आतंकी एवं नक्सली भय से प्रवास। आर्थिक संपन्नता की आशा में प्रवास और स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रवास। फिर है सघन एवं प्रकीर्ण बस्तियों के मध्य अंतर बताइए। तो प्रकीर्ण एवं सघन बस्तियां मानवीय अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण अधिवास के दो मुख्य प्रकार हैं जिनके बीच मुख्य अंतर है। पहला, सघन बस्तियां उपजाऊ नदी घाटी क्षेत्रों में विकसित होती है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां अनुपजाऊ पर्वतीय एवं शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा, सघन बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे होते हैं जबकि प्रकीर्ण में दूर दूर होते हैं। तीसरा, सघन बस्ती में सामाजिक जीवन कठिन होता है जबकि प्रकीर्ण में सामाजिकता कम मिलती है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संक्षिप्त में वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को परस्पर जोड़ने के लिए 5846 किलोमीटर लंबे 4 या 6 लेने वाले उच्च स्तरीय महामार्गों के निर्माण का लक्ष्य है। आर्थिक दृष्टि से सघन यातायात के इस मार्ग से यात्रा के दौरान समय और ईंधन दोनों की पर्याप्त बचत तो होगी। अगला है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दें। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं। पहला, समय के साथ कृषि क्षेत्र का व्यापार निरंतर घटता जा रहा है। दूसरा, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा है। तीसरा, खनिज एवं अयस्क का निर्यात में हिस्सा लगभग स्थिर है। चौथा, आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम एवं अन्य उत्पाद का हिस्सा सबसे अधिक है। पांचवा, पूंजीगत माल के निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। छठा, कुछ कृषि उत्पादों जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में वृद्धि हो रही है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है 15वां क्वेश्चन है मानव विकास के उपागमों की व्याख्या करें। तो यह पहला उपागम है आय उपागम। तो यह मानव विकास मापन का सबसे प्राचीन उपागम है। इससे मानवीय आय को प्रधानता दी जाती है। इस उपागम के अनुसार अधिक आय का अर्थ अधिक आर्थिक स्वतंत्रता और अधिक मानव विकास है।
फिर है कल्याण उपागम, तीसरा है मूलभूत आवश्यकता उपागम। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारा आंसर बहुत बड़ा है लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऐसे हम इसको शॉर्ट में ही बनाए हैं। फिर है क्षमता उपागम। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, गहन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो गहन निर्वाह कृषि मानसून प्रदेश की कृषि है जो चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कपुंजिया और हिंद महासागर के द्वीपों में की जाती है। जनसंख्या दबाव अधिक होने के कारण छोटे होते जा रहे खेतों में परंपरागत कृषि यंत्रों का प्रयोग यहाँ किया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम पाई जाती है। कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव के कारण ही यहाँ गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, पहले चावल प्रधान कृषि और चावल रहित कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र में चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। भूमि का गहन उपयोग होते हुए भी यहाँ मानवीय श्रम का प्रयोग होता है। उर्वरकता को कायम रखने के लिए गोबर की खाद का उपयोग करने वाली इस कृषि प्रकार में प्रति इकाई उत्पादन अधिक किंतु प्रति किसान उत्पादन कम होता है। फिर है ऊंचा बचत। जलवायु, मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक कारकों की विविधता के कारण कुछ क्षेत्रों में धान की खेती नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में गेहूं तथा ज्वार बाजरा उगाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका का वर्णन करें। तो इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छा पढ़ ही देते हैं। विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने के लिए 1948 में कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मतलब गैट का गठन किया गया था, जिसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना सुनिश्चित किया गया है। वास्तव में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी पक्षों का एक सक्षम नियामक है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों भी विवादों का निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन के गठन के 1.5 दशक पूरा हो जाने के बाद भी उन्मुक्त व्यापार का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है और न ही विकासशील देशों को इसमें वांछनीय परिणाम ही मिल रहे हैं। आज तक विश्व व्यापार सीमा रहित नहीं हुआ है। वास्तव में व्यापारिक जगत त्रिध्रुवीय तंत्र में उलझा हुआ है, जिससे एक ध्रुव यूरोपीय समुदाय, दूसरा ध्रुव नाफ्टा तथा तीसरा ध्रुव एशिया प्रशांत क्षेत्र है। अतः वैसे देश जो इनमें से किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए विश्व व्यापार में अलग थलग पड़ने तथा उसके लाभों से वंचित रहने की प्रबल आशंका है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की कृषि के लिए पाए जाने वाली अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो भारत में खाद्यान्नों में चावल के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती कुल बोए क्षेत्र के 14% भाग में की जाती है। यह जाड़े या रबी की फसल है जो शुष्कर भागों में भी उपजाई जाती है। इसकी खेती के लिए भारत में बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस के निकट तापमान एवं आर्द्रता तथा फसल पकते समय शुष्कता एवं 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। जलवायु की अनुकूलता के कारण अक्टूबर नवंबर के महीने में गेहूं की बुआई की जाती है तथा मार्च अप्रैल के महीने में काट ली जाती है। फसल तैयार होने के समय तापमान एकाएक बढ़ जाने से असमय फसल तैयार हो जाता है, जिससे गेहूं के दाने पतले, छोटे और कड़े होते हैं। उत्पादन की दृष्टि से उत्तरी मैदान का समस्त उत्तर पश्चिमी भाग उल्लेखनीय है। गेहूं के महत्वपूर्ण उत्पादकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात राज्य शामिल है। कुल गेहूं उत्पादन का आधा पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। इन क्षेत्रों के जलवायु की विशेषता जाड़े का कम तापमान तथा 80 डिग्री सेल्सियस में कम वार्षिक वर्षा पर है। पश्चिम की ओर से आने वाले चक्रवातों से शीतकालीन वर्षा फसल वृद्धि में सहायक है। इन क्षेत्रों से दूर बढ़ने पर इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता घटती जाती है। पंजाब तथा मैदान से पूर्व की ओर बढ़ने पर तापमान, आर्द्रता तथा वर्षा बढ़ते जाने से इसकी खेती स्वाभाविक रूप से घटती जाती है, जिसके बावजूद भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पन्न करता है। पंजाब और हरियाणा में इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 4000 किलोग्राम है। अब है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित केंद्रों को दिखाइए। लौ अयस्क क्षेत्र के निकट भद्रावती, भिलई, सलेम, विजयनगर। कोयला आधारित दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर। और फिर उपयुक्त दोनों के मध्य क्षेत्र में जमशेदपुर, राउरकेला और बंदरगाह। यहाँ बंदरगाह आधारित है विशाखापट्टनम। तो सारा का यहाँ पर है, आपको इसको देख सकते हैं। ये भिलई, ये जमशेदपुर, ये बोकारो, बर्नर, दुर्गापुर, यहाँ विजयनगर, भद्रावती और सलेम। इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको देख लीजिए बढ़िया से, इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, परीक्षा उपयोगी है।
और भी विषय का देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।